वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 5 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल H10N3 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू के बारे में है। दुनिया को ऐसा लगता है कि कोविड एक बार खत्म हो जाए तो फिर उनकी जिंदगी अच्छी बीतने लगेगी, लेकिन तभी कोरोना वायरस के पिता माने जाने वाले चाइना ने अभी यह कहा कि उनके पास दुनिया का पहला H10N3 का ह्यूमन केस आ चुका है। बर्ड फ्लू का एक वेरिएंट है। यूजुअली ये पक्षियों में होता है, लेकिन इसका पहला केस इंसानों में आया है। आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, इस बात की जिम्मेदारी चाइना ने ले रखी है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक के बाद एक वायरस मिलते रहेंगे। चाइना में फॉर द फर्स्ट टाइम पहला केस रिपोर्ट किया गया है जिसमें एक इंसान इन्फेक्ट हुआ है H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से। चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में नाम है जियांगशू। H10N3 की बात करें तो यह बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे बर्ड फ्लू वायरस भी बोल सकते हैं। जो वायरस है यह यूजुअली जो वाइल्ड बर्ड्स होती हैं या फिर पोल्ट्री होती हैं उनमें खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, बिकॉज ये एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैल जाता है। एक एनिमल का फ्लूइड अगर दूसरे एनिमल के टच में या बर्ड के टच में आ गया तो फिर उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। इंसानों में इसका केस नहीं देखा जाता था, दैट्स वाई हम आश्वस्त थे। लेकिन अभी अगर इसका केस इंसानों में आ चुका है तो खतरा बढ़ सकता है। अगर एक देश में कोविड इंफेक्शन ज्यादा हो जाता है तो दूसरा देश क्या करता है? वहां से आने वाली फ्लाइट्स को सबसे पहले रोक देता है ताकि उनके यहां यह इंफेक्शन ना फैले। लेकिन अगर बर्ड फ्लू इंसानों में आने लगा तो क्या आप चिड़िया को रोक लेंगे? क्या वो तोड़ के आएगी ना, और तब इसका स्प्रेड काफी तेज होगा। यूं तो H10N3 को लो पैथोजेनिक माना गया और इसका लार्ज स्केल पर फैलना, इसकी संभावना बहुत कम है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करें तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ हो। लेकिन खतरनाक बात यह है कि यह जानकारी भी हमें चाइना ने दी है। उन्होंने कहा कि जो केस हमारे यहां आया उसे क्योर कर लिया गया है। हमें जानकारी मिली जो है, जो हमने इकट्ठा किया, उसके मुताबिक यह उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैला। लेकिन अब उनकी बातें रिलायबल तो है नहीं, इसीलिए खतरे की घंटी तो बजी है। तो क्या यह कॉमन वायरस है? बिल्कुल नहीं, ये डेफिनेटली एक कॉमन वायरस नहीं है। आज तक पिछले अगर आप 2018 से डेटा लें तो 40 सालों में महज 160 आइसोलेट्स कलेक्ट किए गए हैं। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी से जो वायरस कलेक्ट किया गया वो उसका आइसोलेट माना जाएगा। ठीक है, मतलब आपका आइसोलेट और मेरा आइसोलेट अलग अलग हो सकता है। वैसे तो देखिए, चाइना बोल रहा है कि नहीं, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में कैपेबल नहीं है, खतरा ज्यादा नहीं है। लेकिन जो फ्लू वायरस होते हैं वो काफी तेजी से म्यूटेट होते हैं। अगर ये इस तरीके से सर्कुलेट होते रहे एक फार्म से दूसरे फार्म में माइग्रेटरी बर्ड्स के माध्यम से, तो इनमें म्यूटेशन ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है और इसे रीअसॉर्टमेंट कहा जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का मिक्स हो जाना। और उसके बाद ये डेफिनेटली ह्यूमंस में ट्रांसमिट होकर खतरा पैदा कर सकते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए इस H10N3 स्ट्रेन जो बर्ड फ्लू का है उससे भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के बारे में है। हाल ही में इसका तीसरा एडिशन रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। SDG इंडिया इंडेक्स को 2018 में लॉन्च किया था नीति आयोग ने, यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैबोरेट करके। उद्देश्य यह था कि सभी देशों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है 2030 तक। इंडिया ने इस फील्ड में क्या प्रोग्रेस की है यह हम खुद ही इवैल्यूएट करेंगे, चूंकि कोई ग्लोबल कंपल्शन तो किसी के ऊपर है नहीं। हम जिम्मेदार हैं, इसीलिए हम अपनी प्रोग्रेस खुद ही इवैल्यूएट करते हैं विद सर्टेन पैरामीटर्स। कैसे करते हैं वो समझेंगे। बिफोर दैट हम स्टेट्स के बीच में एक सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट करते हैं कि आप इन इंडाइसेस पर अच्छा वर्क करिए। इस साल तीसरे एडिशन में हमने 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कवर किया, जिनमें 115 क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स को भी कवर किया गया। 2018 में जब हमने पहली बार इस इंडेक्स को लॉन्च किया था तो महज 13 SDG गोल्स को कवर किया गया था विद 62 इंडिकेटर्स। इस बार हमने थोड़ा और स्प्रेड किया इसको। तरीका क्या है? 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। स्कोर जितना ज्यादा आपने उतना बढ़िया काम किया है।
2030 के टारगेट को आप उतना बढ़िया से पूरा कर रहे हैं। कैटेगराइज भी किया गया है स्कोर को, 0 से 49 के बीच में है तो एस्पिरेंट कहे जाएंगे, 50 से 64 के बीच में है तो परफॉर्मर कहे जाएंगे, 65 से 99 के बीच में है तो फ्रंट रनर कहे जाएंगे, और 100 मिल गया पूरा तो आप अचीवर हैं। तो अचीवर बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके बाद यह माना जाएगा कि आपने एसडीजी कंप्लीट कर दिया। फाइंडिंग्स में क्या निकल के आया, देखिए इस बार जो स्कोर है वो पिछले साल की तुलना में 6 पॉइंट ज्यादा है। 2019 का जो स्कोर था उसमें इंडिया ने खुद को ओवरऑल स्कोर दिया था 60, इस बार हमने खुद को ओवरऑल स्कोर दिया है 66, क्योंकि हमने क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के फील्ड में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट कर लिया है, तो हम अपना स्कोर थोड़ा सा बढ़ा चुके हैं। कैटेगरीज की अगर हम बात करें कि स्टेट ने कैसा परफॉर्म किया, तो एस्पिरेंट और अचीवर की कैटेगरी में किसी को भी नहीं रखा गया है, मतलब कोई भी इतना खराब नहीं कि उसे हम एस्पिरेंट कहें, और 100 तो अभी तक किसी को मिला नहीं है, तो अचीवर भी कोई नहीं है। तो जो भी है वो इन दो कैटेगरीज में है, या तो परफॉर्मर है या फिर फ्रंट रनर है। केरला ने इस लिस्ट को टॉप किया 75 के स्कोर के साथ। इसके बाद नंबर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का रहा, जिनका स्कोर रहा 74। बिहार, झारखंड और आसाम ने उम्मीद के मुताबिक सबसे खराब परफॉर्म किया है। चंडीगढ़ यूटीज में टॉप पर रहा, 79 स्कोर मिला इनको। दिल्ली को उसके बाद नंबर मिला 68 के स्कोर के साथ। टॉप गेनर्स की बात करें तो नाम है मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड का। इन्होंने 2019 की तुलना में इस साल सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, इसलिए इन्हें कहा गया है टॉप गेनर्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021 के बारे में है। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस सोशल आउटलुक को रिलीज किया है। रिपोर्ट है ये, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, वैसो रिपोर्ट। इन्होंने एनालाइज किया लेबर मार्केट के कई सारे इश्यूज को, जिसमें जो कंपोनेंट्स रहे दोज वर अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर अंडर यूटिलाइजेशन, वर्किंग पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, लेबर इनकम शेयर फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो एक व्यक्ति को डिसेंट वर्क से अलग कर देते हैं। कोविड-19 क्राइसिस ने जो पहले से एग्जिस्ट कर रही इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, उसे और भी ज्यादा बेकार कर दिया है, ऐसा इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। क्या की फाइंडिंग्स मिली हमें? 2021 में जॉब लॉस 75 मिलियन लोगों का होगा, 2022 में यह 23 मिलियन और बढ़ेगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि 2022 में टोटल 205 मिलियन का होगा, इतने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। फर्दर जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उनकी क्वालिटी भी खराब है, ये डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज में और भी बेकार रहेगी। 2019 से अगर हम तुलना करें तो 108 मिलियन वर्कर्स और ज्यादा पूरी दुनिया में पुअर या फिर एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में रख दिए जाएंगे। खबर अच्छी तो नहीं है। जान लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 1919 में बनाया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जब एक ट्रीटी हुई थी, जिसे आप जानते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के नाम से। उद्देश्य यह था कि लोगों को भरोसा दिलवाया जाए कि हम सोशल जस्टिस के बेसिस पे एक नई दुनिया बनाएंगे। 1946 में इसे नए नवेले यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दिया गया। यह एक ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राईपार्टाइट है मतलब इसमें 3 पार्टीज होंगी। कौन सी 3 पार्टीज? एक तो गवर्नमेंट्स, दूसरी एम्प्लॉयर्स और तीसरे वर्कर्स। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था और अभी 187 मेंबर स्टेट्स हैं इसका हिस्सा। 2020 में इंडिया ने इसकी गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप को भी अवेल किया। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह तो रही बात आईएलओ के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीड मिनिकिट प्रोग्राम के बारे में है। इस प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। इसमें सीड मिनिकिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स होंगे, ऐसे बीज जिनमें ज्यादा उपज होती है। ये बीज पल्स से लेकर ऑयल सीड तक होंगे जो फार्मर्स तक पहुंचाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है। फंडिंग पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जा रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत। नोडल एजेंसीज में अगर आप बात करें तो 3 एजेंसीज हैं जो इसमें वर्क कर रही हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और दूसरा नाफेड, तीसरा गुजरात स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। एक्चुअली में यही इन सीड्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि एक बार किसानों को ये बीज मिल जाएंगे, उपज अच्छी होगी तो अगली बार वो इन बीजों को खुद ही खरीद लेंगे और अच्छी उपज होने लगेगी।
आपको याद है जब मैगी नया नया आया था तो वो क्या करते थे, वो मैगी के पैकेट्स फ्री में देते थे। हमने मैगी खाया, हमें अच्छा लगा, फिर हम खरीदने लगे। निगेटिव मत लीजिएगा, किसानों ने इन बीजों को टेस्ट नहीं किया है कि ये कितने अच्छे हैं। एक बार उन्हें इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो वो इसे इस्तेमाल करने लगेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देविका प्रोजेक्ट ऑफ उधमपुर के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस ने यह कहा है कि देविका प्रोजेक्ट सभी के लिए है, तो सभी अपने सजेशन दे सकते हैं। सजेशन तो ठीक बात है, शुरू तो करो इस प्रोजेक्ट को। बहुत पहले लॉन्च किया गया था, मार्च 2019 में इसे लॉन्च किया गया था और नॉर्थ इंडिया में अपनी तरीके का ये पहला प्रोजेक्ट है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आया है। 190 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत। लोगों ने कंप्लेन किया है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च तो कर दिया गया, यू कैन सी कि 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, बट इस पर अभी कोई वर्क नहीं किया जा रहा। ये है देविका नदी। आपको देख के लगेगा नहीं कि ये नदी है, आपको लगेगा कोई नाला है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसे गंगा नदी की बहन के नाम से पुकारा जाता है। और इसकी हालत ये है, इस पूरे प्रोजेक्ट में यहां पे बाथिंग घाट बनाए जाने हैं। जो इंक्रोचमेंट किया गया है इस नदी का, उसे भी खत्म करना है। और जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा, जो भी इसके कैचमेंट एरियाज में आते हैं, ताकि इसमें पानी का फ्लो बना रहे। जो प्रोजेक्ट है इसमें 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाए जाने की बात भी की गई है। अगर देविका नदी की बात करें तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफी बढ़िया है, बिकॉज हिंदूज में इस नदी को पूजा जाता है और मां गंगा की बहन भी कहा जाता है। नीलमत पुराण, जिसे 7वीं सेंचुरी में नेला मुनि के द्वारा लिखा गया था, उसमें भी देविका रिवर का जिक्र है और कहा गया है कि मध्य देश में मां पार्वती खुद ही इस नदी के रूप में आई ताकि लोगों का उद्धार किया जा सके। मध्य देश वर्तमान में जो पाकिस्तान में पंजाब है, वही वाला रीजन था। ये निकलती हैं जो एक शुद्ध महादेव टेम्पल है हिली रीजन में, वहां से जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद वेस्टर्न पंजाब से होते हुए जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी में जाके मिल जाती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम और इंडिया ने मिलकर हाल ही में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि इंडस्ट्रियल एनर्जी इफिशियंसी को एनहेंस किया जा सके। जो 12वां चीफ एनर्जी मिनिस्टीरियल मीटिंग था या इनिशिएटिव था, उसके दौरान यह इनिशिएटिव लिया गया। यह एक इनिशिएटिव है क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल इनिशिएटिव का। ग्लोबल कोलेशन है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आएंगे। इंडस्ट्रियल मटेरियल में लो कार्बन के लिए काम किया जाएगा। नेशनल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये जो कार्बन असेसमेंट है वो करेंगे। एम्बिशियस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योरमेंट टारगेट रखे जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पर लो कार्बन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं? पहला तो है यूनिडो, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ यूके और इंडिया इसे लीड कर रहे हैं। साथ है जर्मनी और कनाडा का भी। बात करते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव के बारे में। दिसंबर 2009 में आया था यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के तहत, जो कोपेनहेगन में हुआ था। कोपेनहेगन कहां है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। पर्पज सिंपल है कि एक हाई लेवल ग्लोबल फोरम की तरह ये वर्क करें जहां पर ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जाए जिसके माध्यम से हम वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑप्ट करें जिनमें हम क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। 29 देश हैं इसमें, इंडिया है कि नहीं है? बिल्कुल होगा, आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट से ही समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल रेड टूरिज्म के बारे में है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। उन्होंने ये बताया कि रेड टूरिज्म की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी हाई है। 2004 में चाइना ने रेड टूरिज्म स्टार्ट किया था, जहां पे वो ऐसे प्लेसेस को लिंक करते हैं या उनमें टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के जो आइडियल्स थे उनको अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस किया, लीडर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मॉडर्न चाइना को बनाने में, उन प्लेसेस में टूरिज्म को एनहेंस किया जाता है। चाइना की बात है, हमारे काम की बहुत नहीं है, बट इंडिया में जैसे हमारा जो नेशनल मूवमेंट रहा था, अगर हम उस पूरे फील्ड में जो टूरिज्म है उसे इनहेंस करने के लिए और बढ़िया प्रयास करें तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो एक एनालॉजी आप मिला सकते हैं और मेंस में कहीं कोट कर सकते हैं कि जैसे चाइना में रेड टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, इंडिया में भी जो हमारी नेशनल हिस्ट्री है उसके फील्ड में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फास्ट बता दीजिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 में नीति आयोग ने लॉन्च किया। आईएलओ स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। सीड मिनिकिट प्रोग्राम, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसमें पर्ल्स एंड ऑयल सीड्स होंगे। देविका रिवर
हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, पंजाब से फ्लो होते हुए रावी नदी में मिल जाती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। जवाब कमेंट बॉक्स में। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फर्दर आप चाहें तो ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।